हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 11 फिजिक्स टर्म 2 के चैप्टर वेव्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक ये है कि साउंड की वेलोसिटी एयर में किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला किसी भी मीडियम में क्या होता है, मेनली गैसेस के लिए। और ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में डिराइव किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको देखना है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। इस वीडियो को समझने के लिए उस वीडियो की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डेरिवेशन के लिए देख सकते हो। तो किसी भी गैस में साउंड की जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है गामा पी बाय रो। गामा यहां पर है, थर्मोडायनेमिक्स से आपने पढ़ा है, गामा इज द रेशियो ऑफ Cp by Cv. Cp is the molar heat capacity of gas at constant pressure and Cv is the molar heat capacity of gas at constant volume. ये क्या होती हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो सीख लेना जाके, बट यहां उसकी भी जरूरत नहीं। तो गामा एक कांस्टेंट होता है गैस का, जो गैस की एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। एटॉमिसिटी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में गैस के कितने एटम्स हैं। जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, तो उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो उसकी एटॉमिसिटी हुई 2। ओजोन है O3, तो उसकी एटॉमिसिटी हुई 3। जरूरी नहीं है सारे एटम सेम हो। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसकी भी एटॉमिसिटी है 3। तो एटॉमिसिटी पे गामा की वैल्यू डिपेंड करती है। जितनी भी गैसेज है जिनकी एटॉमिसिटी सेम है उनका गामा सेम होगा। फॉर एग्जांपल, जितनी भी डायटोमिक गैसेज हैं जैसे N2, O2, H2, Cl2, इन सब का गामा सेम होता है 1.4। इस तरीके से होता है, ये गामा एक कांस्टेंट होता है। P इज द प्रेशर ऑफ द गैस and rho is the density of the gas. So this is the formula for velocity of sound in air. अब हम देखते हैं कि ये किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो आप कहेंगे कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ प्रेशर, बट दिस इज नॉट ट्रू। क्या होता है कि गैस में साउंड की वेलोसिटी गैस के प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। क्यों, जरा देखो, ये P बाय रो पे डिपेंड कर रही है। P बाय रो मतलब डेंसिटी। तो अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, तो उसकी डेंसिटी भी सेम रेशियो में बढ़ जाती है। तो प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ जाती है, सेम रेशियो में बढ़ जाती है, इसलिए P बाय रो की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। बट दिस इज फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहा हूं तो बाकी चीजें कांस्टेंट रख के ही देख रहा हूं ना, कि मैं प्रेशर भी चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा हूं। तो फिर साउंड की वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो प्रेशर की वजह से हुआ है या टेम्परेचर की वजह से हुआ है। तो प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि P बाय रो जो है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, और मास तो कांस्टेंट होगा। तो ये उधर चला गया, तो P बाय रो की वैल्यू क्या आएगी, P बाय रो एक कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, मेनली हम लोग एयर की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ एयर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, क्लियर, ओके। दूसरा फैक्टर में हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी का अफेक्ट देख रहे हैं, मतलब बाकी चीजें कांस्टेंट रख दी, तो सब कांस्टेंट रखा, तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी। अब आप कहोगे कि P बाय रो की अगर रेशियो कांस्टेंट है तो क्या डेंसिटी पे भी वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती साउंड की एयर में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, प्रेशर चेंज करने पे डेंसिटी चेंज होती है, बट उल्टा ट्रू नहीं है कि डेंसिटी चेंज करने पे प्रेशर भी चेंज होगा, ऐसा तो कुछ फंडा नहीं है। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो। अगर 2 गैसेज हैं आपकी जिनकी आपको डेंसिटीज पता है, तो आप एक फॉर्मूला बना सकते हो यहां से V1 बाय V2। ये न्यूमेरिकल में आपके बहुत काम आएगा फॉर्मूला, ρ2 बाय ρ1। ये जैसे ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 टाइम्स ज्यादा होती है, तो यहां पे 2 अगर हमारा ऑक्सीजन है तो यहां 16 रो हो जाएगा, यहां रो हो जाएगा, तो वेलोसिटी V1 बाय V2 की रेशियो आएगी 4।
ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 टाइम्स ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें साउंड की स्पीड कम होगी। तो यहां पे जो 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि V1 यानी हाइड्रोजन में जो साउंड की वेलोसिटी है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है। ठीक, इससे हमें एक और बात भी पता चली, क्योंकि डेंसिटी जो है मॉइस्ट एयर की वो कम होती है, वाटर वेपर वाली एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 0.8 kg पर मीटर क्यूब होती है, और इसकी डेंसिटी 1.293, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा है, 1.293 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो ये कम होती है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर, velocity of sound in moist air is more than the velocity of sound, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सारा न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राई एयर। ठीक है, न्यूमेरिकल आ ही रहा है, जो मैंने पेपर्स देखे फाइनल एग्जाम के क्लास 11th में, उसमें इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल आ ही रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, अब बात करते हैं टेम्परेचर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। टेम्परेचर पे देखें, एयर के टेम्परेचर पे या किसी भी गैस के लिए ये सारे फॉर्मूले ट्रू हैं, बट हम लोग मेनली एयर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होगा जरा देखें। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो पी एम इधर चला जाएगा, एम बाय वी को इधर ले आओ, आर टी, और मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो पी एम इक्वल टू रो आर टी हो गया। पी एम इक्वल टू रो आर टी, तो पी बाय रो की वैल्यू क्या आई बताओ, पी बाय रो की वैल्यू आई आर टी बाय एम। पी बाय रो की वैल्यू हमको मिल गई आर टी बाय एम, तो वी में हम इसको डाल दें तो हमारा जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाएगा, गामा आर टी बाय एम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। गामा बता दिया आपको, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो अगर हम देखें कि गामा कांस्टेंट है, मान लो आर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है ना, हमारे हाथ में जो है अगर गैस सेम है, सेम गैस मतलब गैस नहीं बदलनी है आपको, गैस सेम ही रखनी है, तो गामा सेम रहेगा, एम सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ठीक, और एक ही गैस के लिए दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड की रेशियो होगी वो होगी अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना, तो V1 ऊपर, T1 ऊपर और V2 नीचे, T2 नीचे। ये फॉर्मूला क्या है, दो डिफरेंट गैसेस नहीं है, एक ही गैस है, तभी तो गामा भी कटा, आर भी कटा, एम भी कटा, तभी तो अंडर रूट T1 बाई T2 आया। अगर दो डिफरेंट गैसेस होती तो एम कैसे कटता, उनका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता, हो सकता है गामा भी डिफरेंट हो क्योंकि उनकी एटॉमिसिटी डिफरेंट हो, सिर्फ आर कटता। तो फॉर टू डिफरेंट गैसेस हम फॉर्मूला बनाएं V1 बाई V2 का, तो वो पूरा फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट गामा 1 T1 बाय M1, गामा 1 T1 बाय M1 इंटू M2 अपॉन गामा 2 T2। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों गैसेस की एटॉमिसिटी सेम हो तो गामा से गामा कटेगा, टेम्परेचर सेम हो तो T1 से T2 कटेगा। था ना, जनरल फॉर्मूला ये दे दिया, जो भी सेम हो वो काट के फाइनल अपना रिजल्ट निकाल लेना। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि टेम्परेचर बढ़ने पे साउंड की वेलोसिटी गैसेस में बढ़ेगी। हर डिग्री राइज पे 0.61 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ जाती है साउंड की फॉर कम टेम्परेचर रेंज। अगर मैं बात करूं यानी 0 डिग्री पे जो भी वेलोसिटी है, जैसे 332, 1 डिग्री पे होगी 332.6। ठीक है, कैसे, दिस वैल्यू 0.61 मीटर पर सेकंड की, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे साउंड की वेलोसिटी कितनी बढ़ती है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। कैसे आया ये, कि जैसे V1 बाई V2 में लूं कि V1, इसको V0 ले लेते हैं, V0 मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में T डिग्री पे। तो
0 डिग्री मतलब 273, T1/T2 है ना, और T डिग्री मतलब T + 273। इसको जरा दोनों के नीचे अगर मैं सेपरेट करूं, एक बार इसका रेसिप्रोकल ले लें, V0 को उधर मल्टी, क्योंकि हम तो VT निकाल रहे हैं ना, इसका उल्टा करके 273 दोनों से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 1 + T/273, पूरे का रूट मतलब इसकी पावर जो है वो हाफ रहती। और अगर मैं मान लूं कि T छोटा है, मतलब हम ऐसे टेम्परेचर्स की बात ना करें ना कि 100 डिग्री है T या 150 डिग्री है, भैया हम सिर्फ उतने रीजन की बात करें जितने रीजन में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लोग रहते हैं। मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा है, 50 तक जा रहा है ना, 50 से ज्यादा तो 55-60 होता मैक्सिमम, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में टेम्परेचर उससे ज्यादा कहां जाता है। तो उतना छोटा अगर टेम्परेचर है तो ये जो वैल्यू है ये 1 से काफी छोटी आएगी, और अगर ये वैल्यू 1 से काफी छोटी आएगी तो ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो सकती है। कई बार ये अप्रोक्सीमेशन हमने ली है बाइनोमियल थ्योरम की कि अगर 1 + समथिंग विच इज वेरी मच लेस देन 1, तो ये जो पावर है यहां मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, नहीं पता तो जरा बाइनोमियल थ्योरम वाला वीडियो सर्च कर लेना, मेरा पता चल जाएगा। यहाँ ये अप्रोक्सीमेशन हमने पहले भी कई बार यूज तो करी है ना 11th में। तो दिस इज T/273, और T/273 V0 को जरा उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दो तो V0/546T, VT - V0। तो देखें जरा कितना डिफरेंस आया। ये आया V0 की वैल्यू कितनी है 332/546 × T, और T को 1 डाल दूं अगर मैं, सो दिस गिव्स 0.61 मीटर पर सेकेंड, है ना, कि 1 डिग्री पे कितना डिफरेंस आया, इतना। तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे साउंड की वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक, तो ये तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर जो है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आप लिख लो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज independent of frequency। velocity of sound in air is independent of frequency। देखो भारी आवाज जो होती है, जैसे बॉयज की जो आवाज है वो कम फ्रीक्वेंसी की होती है, पतली आवाज जैसे गर्ल्स की वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है। तो लड़कियों की आवाज तेज थोड़ी चलती है एयर में। फीमेल टीचर पढ़ा रही है तो जल्दी जल्दी सुनेगा, मेल टीचर पढ़ा रहा है तो देर में सुनेगा, ऐसा नहीं होता है। बैक बेंचर्स को पहले सुनेगा, फीमेल टीचर पढ़ा रही है, ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा होता तो ऑर्केस्ट्रा जैसे बजता है, सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं म्यूजिक में, तो तुम्हें तीखे वाला यानी गिटार जो है वो देर में सुनता या पहले सुनता, तबला भी बाद में सुनता या पहले सुनता, है ना, तो मजा ही कैसे आता। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती। और विंड वेलोसिटी इस पे तो डिपेंड करेगी, क्योंकि साउंड कैरी कौन करता है, हवा ही तो कैरी करती है। तो हवा की स्पीड अगर बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी। जैसे कि अगर हवा चल रही इधर, हवा चल रही है इधर, हवा चल रही है इधर, इधर हवा चल रही है VW स्पीड से, और हमने बोला इधर हमारी जा रही है आवाज ऐसे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस वेलोसिटी ऑफ विंड का इधर एक कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड का इधर एक कंपोनेंट होगा, क्या वो कंपोनेंट होगा VW cos थीटा, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा VW cos थीटा। अगर इस तरफ बोलोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो विंड की ऐसी डायरेक्शन में बोलो जिस डायरेक्शन में विंड का वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है तो अच्छी आवाज जाएगी, खूब दूर तक जाएगी, दूर तक नहीं मतलब तेजी से जाएगी। और आखिरी फैक्टर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करती है। एम्पलीट्यूड समझते हो ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कि साउंड के जो पार्टिकल्स है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ये कम एम्पलीट्यूड, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम कितना दूर गया। तो एम्पलीट्यूड होती है लाउडनेस। अगर मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा के बोलूंगा यानी मैं ऊंची आवाज में बोलूंगा, ऊंची आवाज में बोलूंगा तो दूर तक आवाज जाएगी, है ना। कोई दूर खड़ा होता है हम चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन जाएगी उतनी स्पीड से। तो इसके लिए भी आप यही लाइन लिख लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। लेकिन एम्पलीट्यूड अगर बहुत लार्ज हो तो कंप्रेशन रेयरफैक्शंस बनती हैं जिससे टेम्परेचर चेंज हो जाता है उस रीजन का, और टेम्परेचर चेंज की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो वो भी एम्पलीट्यूड का इफेक्ट नहीं है, टेम्परेचर का ही इफेक्ट है। ठीक,
तो ये प्रिपेयर कर लेना, ये फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले डिराइव किए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।